भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर हेमराज चंदालिया हूँ। मैं जसलोक हॉस्पिटल में और अपने सेंटर में डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के दर्जे में काम करता हूँ। मैं आज आपको बताने जाऊँगा एक बहुत ज़रूरी विषय के बारे में। वो है ओबेसिटी, मतलब स्थूलता या वजन की समस्या। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ओबेसिटी के कारण क्या है। तो उसमें सबसे पहला कारण है आनुवांशिकता, जिसको हम कहते हैं हेरिडिटरी। फैमिली में यदि ओबेसिटी है तो दूसरों को चांस है कि उनको ओबेसिटी होगी। ये ज़्यादा गया है कि जो तो आनुवांशिक जो है उसका जो कंट्रीब्यूशन है ओबेसिटी के कारण में, उसमें करीब 60% है। इसलिए 40% या 50% अभी भी ऐसा है जिसका आप इलाज कर सकते हैं। उसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। इसका मतलब आपका खाना पीना, रहन सहन, आपके व्यायाम की आदतें वो हैं या नहीं, उस पर निर्भर करता है। और जब हम उसका इलाज करने जाते हैं तो इन्हीं फैक्टर्स को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं और उससे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है। कभी कभी ओबेसिटी होती है कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम से, जैसे थायराइड, एड्रीनल वगैरह, मगर ये बहुत कम लोगों में ऐसा होता है। आप किसको कहेंगे कि वो ओवरवेट है या ओबीज है, तो उसके माप तोल के जो है वो नक्की कर लिए गए हैं। जैसे कि एक पैरामीटर जिसको हम BMI कहते हैं, जिसमें वजन और हाइट के हिसाब से उसका अनुमान लगाया जाता है। वो 18.5 के नीचे तो दुबले लोग हैं, 18.5 से करीब 23 तक नॉर्मल वेट है, 23 के ऊपर थोड़ा ओवरवेट गिना जाता है, और 30 के ऊपर हो तो रियल ओबीज। ओवरवेट है वो थोड़ा कम है, ओबेज है वो उससे ज़्यादा है। तो इस तरह से इसका निदान किया जाता है। दूसरा निदान जो बहुत ज़रूरी है वो है वेस्ट साइज़ देखना। हर वजन वाले पुरुष में या औरत में जो वेस्ट की साइज़ बढ़ती है, तो उसमें 80 सेंटीमीटर है, वो है पुरुषों के लिए, और लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए है 90 सेंटीमीटर। अब उसके ऊपर जो होता है उसको ज़्यादा गिना जाता है, और 100-105 के ऊपर हो तो बहुत ज़्यादा स्थूलता या ओबेसिटी गिनी जाती है। दूसरे भी कई तरीके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल तरीके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या बायो इलेक्ट्रिकल तरीके हैं। उससे भी मालूम पड़ता है कि बॉडी में चर्बी का प्रमाण कितना % है। तो इस तरह से इसका निदान किया जाता है। तो ऐसी कौन सा वातावरण है जो ओबेसिटी को आगे बढ़ाता है? तो उसमें सबसे पहले आता है प्रेगनेंसी, जिसमें कि माँ का वजन पहले से ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा बढ़े तो बच्चा ओबीज होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, जब माँ का जो न्यूट्रिशन बराबर नहीं हो तो भी बच्चों को जब बड़े होने पर जब खाना पूरा मिलता है तब ओबीज होने का चांस रहता है। उसके बाद में आता है इन्फेंसी। सब बच्चे 2 साल के वगैरह होते हैं, उस वक्त जो फार्मूला फीड्स होते हैं उसके 1 साल के अंदर अंदर वो फार्मूला फीड्स बहुत हाई कैलोरी वाले पहले होते थे, उन सबको भी रेगुलेट कर दिया गया है जिससे कि वज़न ज़्यादा नहीं बढ़े। और फिर बाद में आता है बड़ी उम्र में, उस वक्त जब एक्टिविटी कम हो जाती है और उस वक्त वज़न और बढ़ने लगता है, और उसके साथ साथ फिर दूसरी बीमारियाँ आने लगती है। तो इसको हम ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट कहते हैं, इस तरह का वातावरण जिसमें वज़न बढ़ता रहे। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जिससे कि ओबेसिटी स्टार्ट होती है, यदि पहले नहीं थी तो भी। वो है जैसे कि अचानक लाइफस्टाइल बदल गई, अचानक खाने की जगह बाजार से खाना आपको प्रोवाइड किया जाता है वो बदल गया, आपको कोई बड़ी बीमारी हुई जिसमें आपका चलना फिरना बंद हो गया, जैसे फ्रैक्चर होना और 2-3 महीने सोकर रहना, फिर उस पर वज़न बढ़ने लगता है। तो इस तरह के वैसे ही प्रेगनेंसी में औरतों का वज़न बढ़ता है। हर प्रेगनेंसी के साथ पूरा कोशिश करने पर भी 2-5 किलो आगे रुक जाता है, फिर ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें ध्यान दिया जाए तो वज़न नहीं बढ़े, क्योंकि एक दफ़ा बढ़ने के बाद उस वज़न को उतारना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, कुछ दवाइयों के उपयोग से भी वज़न बढ़ता है और उसमें पेशेंट को दोष नहीं दिया जा सकता। जैसे कि डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, माइंड की दवाइयाँ हैं, उससे वज़न बढ़ता है। कई औरतों का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं तो उसमें वज़न बढ़ता है। वैसे कभी आपको स्टेरॉइड लेना पड़ा कोई कारण से तो उससे बढ़ता है। तो उससे भी यदि सावधानी बढ़ते तो ज़्यादा वज़न नहीं बढ़े, इस तरह की प्रिकॉशन ली जा सकती है। ओबेसिटी की प्रॉब्लम को कम करने के लिए पेशेंट का तो अपना रोल है ही कि वो हेल्दी फूड खाए, उसको जो एक्सेस से जो फूड मिलता है उसके तरफ ध्यान दिया जाए। पर उससे ज़्यादा है
कि पूरे समाज में भी उसको थोड़ा चेंज लाना पड़ता है। जैसे कि शहर इस तरह से बनाए जहाँ पर लोगों को चलने फिरने का, एक्सरसाइज करने का मिले, तो उसको हम बिल्ट एनवायरनमेंट कहते हैं। और खाना, जो फूड इंडस्ट्री है, उसको भी एजुकेट करना पड़ता है कि जो है अनहेल्दी फूड ज़्यादा मार्केट में नहीं डालें, या डालें तो उसके लेबल पर सही ढंग से कहे कि इसमें वज़न बढ़ सकता है, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, इसमें चर्बी ज़्यादा है। सो इन चीज़ों की रोकथाम करने से भी ओबेसिटी काफ़ी कम हो सकती है। व्यक्तिगत तौर से ओबेसिटी का जो इलाज है वो ज़्यादातर लाइफस्टाइल चेंजेज में से होता है। उसमें डाइट और एक्सरसाइज का बड़ा रोल है, मगर मेन चीज़ ये है कि जो जितना भी आप खाना खा रहे हैं उससे आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है वो तरह तरह की होती है, उसके बारे में भी आपको अलग से बताया जाएगा। तो इसका रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई तरह की दवाइयाँ जो वेट रिडक्शन के लिए मार्केट में आई थी वो बैन हो गई है। मेरे करियर के दौरान कम से कम 3 मेजर दवाइयाँ आई, थोड़े दिन उनका यूज़ भी हुआ और बाद में उनके साइड इफ़ेक्ट और मालूम पड़े फील्ड ट्रायल में, तो उनको निकाला गया। तो इस तरह से इस एरिया में ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हैं, इसलिए ज़रूरी है कि लोग लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। अभी जो भी थोड़ी बहुत दवाइयाँ जो अभी इंडिया में उपलब्ध है उसके बारे में बात करूँगा। एक तो उस तरह की दवाइयाँ हैं जिससे जो चर्बी जो खाने में हो वो वापस बाहर निकल जाए बिना उसका एब्सॉर्प्शन हुए, बिना उसका शोषण हुए। तो ये दवाइयाँ हैं जैसे ऑर्लिस्टार जैसी दवाइयाँ हैं, जेनेरिक नेम है, तो वो दवाइयाँ यूज़ में हो सकती है, पर इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। दूसरी तरह की जो दवाइयाँ हैं वो थोड़ी नई है, जिनको हम GLP-RA कहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम करती है। इसमें कभी कभी मुंह से लेने वाली भी दवाई होती है, मगर ज़्यादातर इंजेक्टेबल होती है। और इन दवाइयों से जो बहुत छोटी सुई से जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते वैसे लगाई जाती है, कोई रोज़ लगाई जाती है, कोई हफ्ते में 1 दफ़ा, तो कोई महीने भी 1 दफ़ा वाली भी अभी आ रही है। तो इन दवाइयों से वज़न कम होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। फिर थोड़ी जो दवाइयाँ हैं जो अभी भारत में उपलब्ध नहीं है, एक फेंटारामाइन है, ऐसे है, एक टोपामेड है, वो भारत में उपलब्ध है, मगर उसका ज़्यादातर किसी दूसरी दवा के साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। इसलिए ये जो 1-2 तरह की जो दवाइयाँ बताई, उनके अलावा आप इस बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयों का आसरा नहीं ले सकते। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए अपने लाइफस्टाइल पे, जिसके बारे में हम वापस बात करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए।